नमस्कार साथियों, मैं हूं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल मेड माइंडसेट विद एलेक्स। आज की हम इस क्लास में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स आरएमएल, केजीएमयू, एसजीपीजीआई में एसजीपीजीआई की तैयारी को और बूस्ट करने का काम करेंगे। जो आपने मेरी लास्ट क्लास आरएमएल पेपर सॉल्यूशंस में जो आपने इतना प्यार एवं सपोर्ट बनाए रहेगा उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज की ये क्लास एक इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। इसमें हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, लेकिन उनका रेशनल टॉपिक, ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो कहीं ना कहीं सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, उन सब की डिटेल डिस्कशन करेंगे हम आज के इस लाइव सेक्शन में। आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जो भी आप एलिमिनेशन पैटर्न यूज कर पा रहे हैं, यानी जो जो ऑप्शन आप एलिमिनेट करके फाइनल क्वेश्चन पे पहुंचने की कोशिश करें, वहां तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ा तैयारी के लिए मोटिवेट रहिएगा। जितनी आप तैयारी करेंगे, जितना आप कुछ अच्छा अच्छा पढ़ेंगे, बिल्कुल एक सेफ जोन में सेफ कंटेंट पढ़ के अच्छे से आप सेलेक्ट हो पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज रिकमेंडेड एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी एज पर रिसेंट डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन। यानी कि पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज रिकमेंडेड, ऐसी कौन सी ड्रग है इनमें से जो कि फर्स्ट लाइन थेरेपी के रूप में एमडीआर टीबी यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में फर्स्ट लाइन ड्रग के रूप में ऐड की गई है रिसेंट डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। क्या वो ड्रग आइसोनियाजाइड है, क्या बिडाक्विलिन, रिफाम्सिन या इथाम्ब्यूटोल। यानी कि डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन थेरेपी के रूप में एमडीआर टीबी में कौन सी ड्रग रिसेंटली ऐड की गई है, आइसोनियाजाइड, बिडाक्विलिन, रिफाम्सिन या इथाम्ब्यूटोल। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, टीबी में दो प्रकार की ड्रग्स यूज करते हैं। टीबी में जो हम ड्रग देते हैं वह देते हैं एटीटी यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग या एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं, इसमें दो हम ड्रग यूज करते हैं यूज फर्स्ट लाइन एटीटी एंड सेकेंड लाइन एटीटी। फर्स्ट लाइन एटीटी में आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रिस्ट, PRIEST, प्रिस्ट। और सेकेंड लाइन एटीटी अभी बात करेंगे। प्रिस्ट जिसमें पी का मीन्स है पायराजिनामाइड, आर मीन्स रिफाम्पसिन, आई मीन्स आइसोनियाजाइड, ई मीन्स इथाम्ब्यूटोल एंड ST मीन्स स्टेप्टोमाइसिन। अब बात करते हैं सेकेंड लाइन एटीटी के बारे में। सेकेंड लाइन एटीटी केनामाइसिन, थियोएसिटाजोन, साइक्लोसेरिन, केनामाइसिन, थियोएसिटाजोन, साइक्लोसेरिन, ये सारी ड्रग्स हम यूज करते हैं सेकेंड लाइन एटीटी के रूप में। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन एटीटी के रूप में एमडीआर टीबी में यूज करते हैं। एमडीआर टीबी का मींस होता है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट। एमडीआर टीबी यानी कि फर्स्ट लाइन एटीटी से अगर रेजिस्टेंट हो रही है तो उसमें क्या फर्स्ट लाइन ड्रग्स हम देंगे, तो उसमें आपका रिसेंटली गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन एटीटी दी जाती है बिडाक्विलिन। तो आपका आंसर जाएगा बिडाक्विलिन। आइसोनियाजाइड फर्स्ट लाइन एटीटी में नहीं देते एमडीआर में, ना रिफाम्सिन ना इथाम्ब्यूटोल, तो आपका सही आंसर जाएगा बिडाक्विलिन। अब बात करते हैं बिडाक्विलिन के बारे में। ये बिडाक्विलिन लेटेस्ट ड्रग which is approved by WHO and used in MDR TB as first line treatment। अब बात करते हैं इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में क्यों दिया जाता है। क्योंकि इसका फर्स्ट लाइन के ट्रीटमेंट में जो रिसेंटली ऐड होने का जो मेन रीजन ये है, ये मोर पोटेंट है एंड लेस साइड इफेक्ट। जो बिडाक्विलिन ड्रग है ये मोर पोटेंट एंड लेस साइड इफेक्ट। अपने इसमें मोर पोटेंसी है
यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आसानी से किल कर पाएगी, मोर पोटेंट और लेस साइड इफेक्ट। इस ड्रग को यूज करने के साइड इफेक्ट बहुत मिनिमम है। इसी वजह से WHO के द्वारा बीडाक्विलिन ड्रग को रिसेंटली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में ऐड कर दिया गया है MDR टीबी में। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन माइस्थेनिया ग्रेविस ड्यू टू रिस्क ऑफ एक्सासर्बेशन। यानी कि ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है माइस्थेनिया ग्रेविस में ड्यू टू रिस्क ऑफ एक्सासर्बेशन। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको इन चीजों का मतलब पता होना चाहिए। यानी कि ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड का मीन्स होता है ऐसी ड्रग जो हम उस डिजीज कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में कौन सी एंटीबायोटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ड्यू टू रिस्क ऑफ एक्सासर्बेशन। एक्सासर्बेशन का मीन्स होता है ऐसी कोई चीज हम जो कि यूज कर ले तो उसी डिजीज को हम वर्स्ट लेवल का हो जाएगा, यानी कि ये और प्रमोट करेगी डिजीज को और वर्स्ट लेवल के साइन सिम्टम प्रेजेंट करेगी। तो ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जिसको हमें यूज नहीं करना है, यानी कि जो एंटीबायोटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन माइस्थेनिया ग्रेविस ड्यू टू रिस्क ऑफ एक्सासर्बेशन। फर्स्ट ऑप्शन सेफ्ट्रैक्सोन, सेकंड एजिथ्रोमाइसिन, थर्ड सिप्रोफ्लॉक्स, फोर्थ एमोक्सिसिलिन। आप इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि यही वे एमसीक्यू कहीं ना कहीं सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है। क्या उस एंटीबायोटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है माइस्थेनिया ग्रेविस में सेफ्ट्रैक्सोन, एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्स, कौन सी एंटीबायोटिक। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको इस डिजीज कंडीशन माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अगर आपको इसका बेसिक प्रीव्यू भी पता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बात करते हैं, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस जैसा कि नाम इंडिकेट हो रहा है, माइस्थेनिया मींस मसल्स, माइस्थेनिया ग्रेविस मींस मसल्स में एक्सट्रीम लेवल की वीकनेस का प्रेजेंट होना। अब बात करते हैं ये डिजीज किस सिस्टम की है, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डिजीज है। यानी कि माइस्थेनिया ग्रेविस में ऐसा होता है कि नॉर्मली एसिटाइल कोलिन एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इस डिजीज में एसिटाइल कोलिन का ट्रांसमिशन इनहिबिट हो जाता है, यानी कि बॉडी के द्वारा इस एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर होते हैं उसमें ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से वहां पे इम्यून कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज है। और ये एसिटाइल कोलिन के न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट कर देती है जिससे कि आगे सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं होता है और मसल्स में वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन autoimmune neuromuscular disorder that causes weakness of voluntarily muscle, जो कि वॉलेंट्री मसल्स में वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है। माइस्थेनिया ग्रेविस ये साइनेप्टिक वेसिकल, ये नर्व सेल्स है, इसमें ये एसिटाइल कोलिन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर होते हैं और अगर इन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बन जाए और इनको ब्लॉक कर दे तो आगे सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं होगा, इस वजह से मसल्स में वीकनेस देखने को मिलेगी, मसल्स में वीकनेस प्रेजेंट होगी। इसी को हम बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस, यानी कि मसल्स का वीकनेस होना एक्सट्रीम लेवल का ड्यू टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कुछ प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि ऑटोइम्यून डिजीज है। ये भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जांपल है, तो आपका आंसर होना चाहिए टाइप 2। इट्स अ
टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 2 का मीन्स होता है साइटोटॉक्सिक। यानी कि साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जाम्पल का टाइप है माइस्थेनिया ग्रेविस। चार प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। सबसे पहले टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड एंड टाइप 4। इसको आप एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं, ACID एसिड। टाइप फर्स्ट को हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 2 को हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 3 को हम बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और टाइप 4 इज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आपने पीपीडी, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, ये सारे टाइप 4 यानी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के एग्जांपल है। और ये जो माइस्थेनिया ग्रेविस है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जांपल। ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। और इसमें ऐसा होता है, अगर माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन है और अगर हम उस कंडीशन में सिप्रोफ्लॉक्स एंटीबायोटिक को अगर हम यूज करें तो ये कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रमोट करती है एसिटाइल कोलिन के डिस्ट्रक्शन को। तो सिप्रोफ्लॉक्स एंटीबायोटिक प्रमोट करती है डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन। अभी रिसेंटली कुछ स्टडीज ऐसा शो कर रही है कि अगर हम सिप्रोफ्लॉक्स एंटीबायोटिक यूज करें माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट्स में तो ये एसिटाइल कोलिन को और ब्रेक डाउन करेगी और डिस्ट्रक्ट करेगी। तो इस कंडीशन में उसमें जो सिम्टम आ रहे हैं मरीज में वो और ज्यादा एक्सरबेट होंगे, यानी कि और सिम्टम वर्स्ट लेवल के होंगे। इसी वजह से सिप्रोफ्लॉक्स एंटीबायोटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो आपका सही आंसर रहेगा सी, ना सेफ्ट्रियाक्सोन, ना एजिथ्रोमाइसिन, ना एमोक्सिसिलिन। ये था क्वेश्चन। तो आपका सही आंसर सिप्रोफ्लॉक्सासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट एस्टिमेटेड नर्स टू पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया एज पर WHO 2025 रिपोर्ट। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि WHO की गाइडलाइन यानी कि WHO की रिपोर्ट के आधार पर, लेटेस्ट 2025 की रिपोर्ट के आधार पे नर्स टू पॉपुलेशन रेशियो कितना है, यानी कि कितने पॉपुलेशन पे कितनी नर्स है। 20 पर 10,000, यानी कि क्या 20 नर्सेज है पर 10,000 पॉपुलेशन पे, या 30 नर्सेज है पर 10,000 पॉपुलेशन पे, या 40 नर्सेज या 50 नर्सेज। देखो ऐसा है, नर्स पॉपुलेशन रेशियो में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भारत सरकार की गाइडलाइन अलग है और WHO की गाइडलाइन बिल्कुल अलग है। WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नर्स टू पॉपुलेशन रेशियो होना चाहिए 1:300, और भारत सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यानी कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1:500। ये तो होना चाहिए एकदम ऑथेंटिक रूप से। यानी कि अगर हम एक क्वालिटी केयर चाहते हैं, एक किसी भी कंट्री में हम बिल्कुल वेल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल क्वालिटी केयर चाहते हैं, वेल एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस चाहते हैं, तो हमें नर्सिंग यानी कि 300 पॉपुलेशन पे एक नर्स होनी चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 500 पॉपुलेशन पे एक नर्स होनी चाहिए। लेटेस्ट WHO की रिपोर्ट के आधार पे जो देखी गई वो है 30 पर 10,000 पे, ना 20 पर 10,000, ना 40, ना 50, 30 पर 10,000 पे लेटेस्ट रिपोर्ट के आधार पे देखी गई है नर्स टू पॉपुलेशन रेशियो 30 पर 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विथ इंक्रीज ICP। यानी कि इंक्रीज ICP वाले मरीज में ऐसा कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि हमें यूज करना है। सबसे पहले कीप द पेशेंट इन ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन, क्या मरीज को ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन देनी है। इनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, क्या मरीज को डीप ब्रीथिंग के लिए प्रमोट करना है या कफिंग करवाना है। एडमिनिस्टर हाइपोटोनिक IV फ्लूइड, क्या एडमिनिस्टर करना है हाइपोटोनिक IV फ्लूइड, या एलिवेट द हेड ऑफ बेड ऑफ 30 डिग्री, यानी कि बेड एंड को एलिवेट करना है 30 डिग्री पे। आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इंक्रीज ICP वाले मरीज में कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा।
कीप द पेशेंट इन ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन, इनकरेज करना है कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग को, या एडमिनिस्टर करना है हाइपोटोनिक आईवी फ्लूइड्स को, या एलिवेट करना है द हेड ऑफ बेड टू 30 डिग्री। आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक प्रीव्यू पता होना चाहिए इंक्रीज आईसीपी यानी कि आईसीपी क्या होता है। आईसीपी यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आईसीपी के बारे में। आईसीपी मींस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये जो एमसीक्यू मैंने ये दिया है ये का ये सेम आएगा, लेकिन अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं के रैशनल में से क्वेश्चन आएगा। तो जो मैं रैशनल निकालने की कोशिश कर पा रहा हूँ, आप उन चीजों को समझ के अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कीजिएगा। हो सके आप आगे आने वाले एग्जाम्स में आप भी कोई ना कोई ऑल इंडिया रैंक हासिल करें। इंट्राक्रेनियल प्रेशर। और अगर आपको एग्जाम्स का पैटर्न देखना हो तो आपने लास्ट क्लास में मैंने आरएमएल के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था, वो अभी तक 3000 के समथिंग लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूँ वो भी पेपर आपको बिल्कुल बेहद अच्छा लगा होगा। उस क्लास में मैंने 100 में से 98 क्वेश्चन डायरेक्ट हुबहू लाने की कोशिश की जो कि एग्जाम्स में पूछे गए थे बिल्कुल ऑप्शन के समय। आप उस क्लास को आप देख सकते हैं और आप पेपर के लेवल का आइडिया लगा सकते हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन में इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बारे में। इंट्राक्रेनियल प्रेशर आईसीपी यानी कि ये प्रेशर वह प्रेशर होता है जो कि ब्रेन के वेंट्रिकल्स यानी कि ब्रेन के पेरेन्काइमा के अंदर का प्रेशर होता है। यानी कि ब्रेन के अंदर जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स है, ब्रेन की जो पेरेन्काइमा है, उनके अंदर के प्रेशर को हम बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नॉर्मली ये प्रेशर होता है 5 से 15 mm ऑफ एचजी। 5 से 15 mm ऑफ एचजी होना नॉर्मल होता है प्रेशर। अगर 15 से ज्यादा हो जाए तो उसे हम बोलते हैं इंक्रीज आईसीपी की कंडीशन। और अगर ये 40 से ऊपर चला जाए तो कहीं ना कहीं ब्रेन के न्यूरॉन में एबनॉर्मल इरिवर्सिबल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे कि ब्रेन की सेल्स या ब्रेन के न्यूरॉन नेक्रोस्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं और एडल्ट या जो भी पेशेंट हो, पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये होता है आईसीपी। अब बात करते हैं कौन कौन से कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंक्रीज आईसीपी के कंडीशन में। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिएगा, आईसीपी इज अ प्रेशर ऑफ ब्रेन पेरेन्काइमा या ब्रेन वेंट्रिकल। यानी कि जो ब्रेन में वेंट्रिकल्स है उनमें अगर प्रेशर को हम बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्रेनियल मींस ब्रेन क्रेनियल कैविटी, उसके बीच के प्रेशर को हम बोलते हैं। और नॉर्मली ये प्रेशर होता है 5 से 15 mm ऑफ एचजी। अगर ये प्रेशर मोर देन 15 mm ऑफ एचजी से ज्यादा बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंक्रीज आईसीपी। अगर मोर देन 40 mm ऑफ एचजी से ज्यादा बढ़ जाए तो ब्रेन में इरिवर्सिबल चेंजेस देखने को मिलते हैं न्यूरॉन्स में और पेशेंट की डेथ हो जाएगी ड्यू टू हाइपोपरफ्यूजन। हाइपोपरफ्यूजन की वजह से सेल्स में इंफ्रैक्शन या न्यूरॉन्स में इंफ्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और डेथ हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रेशर किस वजह से जनरेट होता है। यानी कि कोई ना कोई कंपोनेंट तो रेस्पॉन्सिबल होंगे उस प्रेशर को जनरेट होने में। तो सबसे पहले 3 कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं। 3 कंपोनेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल। जैसा कि हमने बात की कि ब्रेन पेरेन्काइमा में सबसे मेनली होता है न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन्स की वजह से प्रेशर जनरेट होता है। एक होता है ब्लड, यानी कि ब्रेन में ब्लड है, और थर्ड सीएसएफ। ये तीनों कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन कौन से कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है इंक्रीज आईसीपी के कंडीशंस में। यानी कि नॉर्मली भी अगर आईसीपी मेंटेन है, यानी कि 5 से 15 mm ऑफ एचजी प्रेशर मेंटेन है, तो किन किन कंपोनेंट की वजह से। तो आपका आंसर जाएगा फर्स्ट न्यूरॉन, सेकंड ब्लड एंड थर्ड सीएसएफ। इन तीनों की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर मेंटेन होता है और ये नॉर्मल होता है 5 से 15 mm ऑफ एचजी। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है, एक चीज आपने पढ़ी होगी सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, एक आपने पढ़ा होगा
मीन आर्टेरियल प्रेशर, एक होता है पल्स प्रेशर। इन सब की अगर मैं आपको एक सीधा सा बेसिक प्रीव्यू बताऊं तो पल्स प्रेशर वह प्रेशर होता है जो कि सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी का दोनों का अंतर होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी इज पल्स प्रेशर। यानी कि सिस्टोलिक बीपी हमने बात की कि नॉर्मली 120 mm ऑफ एचजी होती है, डायस्टोलिक बीपी होती है 80 mm ऑफ एचजी। यानी कि 120 में से अगर 80 निकाले तो जो पीछे प्रेशर बचेगा यानी कि 40 mm ऑफ एचजी प्रेशर बचेगा, वह एक पल्स प्रेशर है। और मीन आर्टेरियल प्रेशर, डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 into pulse pressure is mean arterial pressure. Mean arterial pressure is diastolic BP plus 1/3 into pulse pressure. ये मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है और पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी, ये होता है पल्स प्रेशर। और आईसीपी हमने बात की 5 से 15 mm ऑफ एचजी। सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर होता है, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर का मीन्स होता है अगर मीन आर्टेरियल प्रेशर को हम माइनस करें आईसीपी में तो जो प्रेशर आएगा उसे हम बोलते हैं सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर का मीन्स होता है कि ये प्रेशर जरूरी है फॉर सेल्स नॉर्मली फंक्शनिंग एंड परफ्यूजन मेंटेन। यानी कि इसी प्रेशर की वजह से सेल्स नॉर्मली फंक्शन करती है और उसमें ब्रेन की सेल्स में परफ्यूजन मेंटेन रहता है, यानी कि नॉर्मली उसमें ब्लड फ्लो का आदान प्रदान इजीली हो जाता है। मीन आर्टेरियल प्रेशर बराबर डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 into पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर इज डायस्टोलिक सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। और सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज, अगर मीन आर्टेरियल प्रेशर में से आईसीपी को अगर हम घटा दें तो जो प्रेशर आएगा उसे हम बोलते हैं सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। और इस सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए हम मरीज को, पेशेंट्स को देते हैं हेड एलिवेटेड पोजीशन, हेड एलिवेटेड पोजीशन देते हैं। इंक्रीज आईसीपी मोर देन 20 mm ऑफ एचजी कंडीशन इज इंक्रीज आईसीपी, 3 कंपोनेंट मेनली ब्लड, सेकंड ब्रेन एंड थर्ड इज सीएसएफ रेस्पॉन्सिबल। अगर प्रेशर बढ़ता जाएगा यानी इंक्रीज इन आईसीपी डिक्रीज इन सीपीपी। अगर आईसीपी बढ़ेगा तो सीपीपी कम होगा, यानी कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे परफ्यूजन कम होता जाएगा, यानी कि डिक्रीज सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। जैसे जैसे परफ्यूजन कम होगा वैसे वैसे डिक्रीज इन सीपीएफ। सीपीएफ का मींस होता है डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो। सेरेब्रल ब्लड फ्लो भी कम होता जाएगा और इंक्रीज इन इस्चीमिया विच लीड टू इंक्रीज इस्चीमिया। अगर सेरेब्रल में सेल्स में ब्लड फ्लो का कम होगा तो इस्चीमिया बढ़ेगा। और इंक्रीज इन एडिमा एंड प्रेशर, यानी कि एडिमा और प्रेशर बढ़ेगा और इरिवर्सिबल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, इरिवर्सिबल चेंजेस देखने को मिलेंगे न्यूरॉन्स में और ब्रेन डेथ हो जाएगी सेल्स में। या आप देख सकते हैं इस्चीमिया देखने को मिल रहा है। अगर मैं डिटेल डिस्कशन करूं सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर का तो हमने बात की ये होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस आईसीपी। मीन आर्टेरियल प्रेशर की हमने बात करी डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर माइनस आईसीपी, ये हो गया सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। अगर इन सब की हम वैल्यू रखें तो डायस्टोलिक बीपी 80 mm ऑफ एचजी प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर, हमने बात की कि पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी, तो पल्स प्रेशर आएगा 40 mm ऑफ एचजी माइनस आईसीपी। नॉर्मली आईसीपी हमने बात की कि 5 से 15 mm ऑफ एचजी होता है, अगर एक ही वर्ड में बात करें तो 10 mm ऑफ एचजी। 3 से 40 को निकाले तो 13.33, 1 इंटू 13.33 तो सेम ही वैल्यू आएगी, तो 80 प्लस 13.33 माइनस 10, 80 और 13 93.33 माइनस 10, तो आपकी वैल्यू आ गई 83.33। यानी कि सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर होता है 83। यानी कि नॉर्मल, अगर सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर की बात करें तो नॉर्मली सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर होना चाहिए 70 से 110 mm ऑफ एचजी। किसी भी प्रेशर की वैल्यू
पीछे जो इकाई आएगी वो आती है mm ऑफ एच, यानी कि हम प्रेशर को mm ऑफ एच की यूनिट में शो करते हैं। तो नॉर्मल सीपी पे होता है 70 से 110 mm ऑफ एच, और इसी को मेंटेन रखने के लिए हम मरीज को हेड एलिवेटेड पोजीशन देते हैं और अवॉइड करते हैं ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, अवॉइड करते हैं ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन को। तो बात करें इस क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद इंक्रीज आईसीपी, कीप द पेशेंट इन ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। तो हमने बात की कि ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन को हम अवॉइड करते हैं। बात करूं ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन क्या होती है, तो ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन ये है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ये आपको कहीं ना कहीं इमेज बेस्ड एमसीक्यूज के रूप में भी देखने को मिल सकता है, तो आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको याद ना रहे तो आप सिंपल सा याद रखिए, ट्रेंडलेनबर्ग का मीन्स होता है टांगे ऊपर, यानी कि इस पोजीशन में मरीज की टांगे ऊपर रहती। अगर टांगे ऊपर रहेगी तो सर नीचे की तरफ रहेगा, सर नीचे की तरफ रहेगा तो हमने बात करी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि कहीं ना कहीं क्रेनियम में प्रेशर बढ़ेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा। और इसका जस्ट जस्ट उल्टा होता है रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग। रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन का मतलब होता है हेड ऊपर, यानी इसमें सर ऊपर रहेगा। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में टांगे ऊपर रहेगी और रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग में मरीज ऐसे रहेगा, यानी कि इसका ये हेड रहेगा और ये उसकी लेग रहेगी। कीप द पेशेंट इन ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन को अवॉइड करना है। इनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, इनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग कहीं ना कहीं प्रमोट करती है इंक्रीज आईसीपी को, यानी मरीज और खांसी करेगा तो ब्रेन में के वेंट्रिकल्स में या ब्रेन के पेरेन्काइमा में प्रेशर बढ़ेगा। एडमिनिस्टर हाइपोटोनिक आईवी फ्लूइड, हाइपोटोनिक आईवी फ्लूइड हम एडमिनिस्टर नहीं करते, जबकि हम एडमिनिस्टर करते हैं हाइपरटोनिक फ्लूइड। हाइपरटोनिक फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं ताकि जो ब्रेन में स्वेलिंग है उसे हम कम कर सके, और हम एडमिनिस्टर करते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक। एडमिनिस्टर करते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो हम मैनिटोल वगैरह प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि ज्यादा यूरिन पास आउट हो, डायूरेटिक्स का काम करे और प्रेशर मेंटेन रहे। नेक्स्ट हमने बात की एलिवेट द हेड ऑफ बेड ऑफ 30 डिग्री, तो सही आपका आंसर जाएगा एलिवेट द हेड ऑफ 30 डिग्री। तो हमने बात की कि एलिवेट द हेड ऑफ बेड ऑफ द 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री पे अगर बेड के एलिवेट करें तो प्रेशर नॉर्मल रहेगा, यानी कि इंक्रीज आईसीपी वाले में अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो 2 डिक्रीज आईसीपी वी गिव हेड एंड एलिवेट एट द 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन स्टेटस एपिलेप्टिकस, यानी कि अगर स्टेटस एपिलेप्टिकस की कंडीशन में तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम कौन सी ड्रग देंगे, कार्बामाजेपिन, फेनिटोइन, डाइजिपाम, वेलप्रोइक एसिड। तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड एट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस वाले मरीज में कौन सी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यानी कौन सी फर्स्ट लाइन हम ड्रग देंगे।
सबसे पहले आपको ये मीन्स पता होना चाहिए, सीजर, स्टेटस एपिलेप्टिकस, एपिलेप्सी, कन्वर्जन, इन सब में क्या क्या फर्क है। बात करें सबसे पहले अगर मैं सीजर की अगर मैं बात करूं तो आपने हिंदी में मतलब पता सुना होगा, ताने आना। इट्स अ कंडीशन in which uncontrolled neuronal firing present in brain, यानी कि अनकंट्रोल अगर न्यूरोनल की फायरिंग हो, न्यूरॉन में ब्रेन में फायरिंग हो, तो उसे हम बोलते हैं सीजर यानी कि ताने आना। अगर यही सीजर कंटिन्यूस आ रहे हैं, रिपीट एंड रिपीट, तो उस हम कंडीशन को बोलते हैं एपिलेप्सी, यानी कि टेंडेंसी टू सीजर। अगर 30 मिनट तक कंटिन्यूस सीजर आ रहे हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। और इसमें कन्वर्जन का मीन्स होता है जर्किंग मूवमेंट ऑफ मसल्स, जर्किंग, इनवॉलेंट्री, मूवमेंट ऑफ मसल्स। जो मूवमेंट मसल्स में देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं कन्वर्जन। सीजर मींस एबनॉर्मल न्यूरॉन की फायरिंग जो ब्रेन में देखने को मिले उसे हम बोलते हैं सीजर। अगर ये रिपीट आए तो उसे हम बोलते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मींस टेंडेंसी टू सीजर। और 30 मिनट तक अगर सीजर कंटिन्यू आए तो उसे हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। और कन्वर्जन मींस जर्किंग, एबनॉर्मल, इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट ऑफ मसल्स। स्टेटस एपिलेप्टिकस में ड्रग ऑफ चॉइस रहती है डाइजीपाम। ये आप याद रखिएगा, डाइजीपाम एक सेडेटिव ड्रग्स है जो कहीं ना कहीं जो मसल्स के मूवमेंट को इनहिबिट करेगी। तो आपका सही आंसर जाएगा स्टेटस एपिलेप्टिकस में जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी वह रहेगी डाइजीपाम। ना कार्बामाजेपिन, ना फेनिटोइन, ना वेल्प्रोइक एसिड। कार्बामाजेपिन एक मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। फेनिटोइन हम यूज करते हैं एंटी कन्वल्जेंट के रूप में, लेकिन एंटी कन्वल्जेंट में हम यूज करते हैं एज अ मेंटेनेंस ड्रग। तुरंत उसी साइड इफेक्ट को हमें रोकने के लिए, यानी कि हम उस कन्वर्जन यानी कि स्टेटस एपिलेप्टिकस की कंडीशन को रोकने के लिए हम सेडेटिव देते हैं डाइजीपाम। और एक क्वेश्चन ये भी कई एग्जाम्स में पूछा गया था, क्या डाइजीपाम को हम रेक्टल रूट से दे सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसको डाइजीपाम रेक्टल रूट से भी दे सकते हैं। आपने कंडीशन सुनी होगी फेब्राइल सीजर, यानी कि फेब्राइल सीजर का मीन्स होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उस वजह से टेम्परेचर बढ़ गया और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अगर सीजर देखने को मिले तो उसे हम बोलते हैं फेब्राइल सीजर। फेब्राइल सीजर में जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वह रहती है रेक्टल डाइजीपाम, यानी कि रेक्टल रूट से हम डाइजीपाम देते हैं। यह भी एक पूछा गया था। वेल्प्रोइक एसिड भी एक एंटी कन्वल्जेंट का टाइप है। तो सही आंसर आपका जाएगा सी, डाइजीपाम। स्टेटस एपिलेप्टिकस की कंडीशन में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में हम देते हैं डाइजीपाम, और इसको आईवी और रेक्टल रूट दोनों से हम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम पोटेशियम इन एडल्ट। सरकारी क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं बेसिक एग्जाम्स यानी कि सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है ब्लड में? क्या 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 5.5 से 6.5, 6.5 से 7.5, 2.5 से 3.5? तो सही आंसर आपका जाएगा 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ना 5.5, ना 6.5, ना 2.5। अब बात करूं अगर नॉर्मल वैल्यू की इन सब की, तो नॉर्मल पोटेशियम लेवल होता है 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल अगर सोडियम लेवल की अगर बात करूं तो 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर।
नॉर्मल अगर क्लोराइड की लेवल की बात करूं तो 95 टू 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू होती है। पोटेशियम होता है 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सोडियम होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोराइड होता है 95 से 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बात करूं अगर पोटेशियम बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। अगर पोटेशियम 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। सोडियम की अगर बात करूं, अगर सोडियम 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर ज्यादा बढ़ जाए तो उसे हम बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। अगर लेस देन 135 हमें देखने को मिले तो उसे हम बोलते हैं टर्म्स को हाइपोनेट्रीमिया। और एक और पूछा जाता है कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 8.5 से 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर 10 से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। कैलीमिया और कैल्सीमिया में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर पोटेशियम बढ़ जाए तो उसे हम बोलते हैं कैलीमिया, हाइपर कैलीमिया, और कैल्शियम अगर बढ़ जाए तो उसे हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया, और अगर कम हो जाए तो उसे हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम का कैल्सीमिया से याद रखना, और कैलीमिया मींस पोटेशियम के, ये आप याद रखिएगा बिल्कुल। तो आपकी नॉर्मल वैल्यू रहेगी पोटेशियम की 3.5 से 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या क्या साइन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मींस होता है डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 70 टू 110 mg पर डीएल। नॉर्मली 70 से 110 mg पर डीएल होता है। अगर ये लेस देन 70 आ जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, और उसी को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। बात करें हाइपोग्लाइसीमिया के साइन के बारे में तो क्या पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, ड्राई स्किन या टेकिकार्डिया, कुस्मोल रेस्पिरेशन। एक कंडीशन होती है जिसमें अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में एक कंडीशन है डायबिटीज मेलाइटस, उस डिजीज को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें 3P देखने को मिलते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। यानी कि उसको यूरिन ज्यादा आएगा, भूख ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी। ये देखने को मिलते हैं हमें हाइपरग्लाइसीमिया में, यानी कि पॉलीयूरिया हमें देखने को मिलेगा हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है हाइपोग्लाइसीमिया, तो पॉलीयूरिया आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राई स्किन। ड्राई स्किन देखने के लिए नहीं मिलेगी हाइपोग्लाइसीमिया में, यानी कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता जाए तो उसमें एजिटेशन, इरिटेबिलिटी, वेट स्किन, स्वेटिंग, ये सारी देखने को मिलेगी। यानी कि पसीने की वजह से वेट स्किन देखने को मिलेगी, ना कि ड्राई स्किन। तो हाइपोग्लाइसीमिया में अगर हम साइन सिम्टम की मैं अगर बात करता हूँ, टेकिकार्डिया, यानी कि जैसे जैसे शुगर कम होगी उसमें सांस फूलने लगेगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, एजिटेशन, ये सारे देखने को मिलेंगे। तो आपका सही आंसर जाएगा टेकिकार्डिया, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन में टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। एक पूछ रहा है कुस्मोल रेस्पिरेशन। कुस्मोल रेस्पिरेशन डीप ब्रीथिंग रेस्पिरेशन होता है, जो कि मेनली देखने को मिलता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, तो आपका आंसर जाएगा कोस्मोल रेस्पिरेशन। तो यहां पे सही आंसर आपका जाएगा टेकिकार्डिया। हाइपोग्लाइसीमिया में हमें टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। अगर मैं इसके सीवियरिटी की बात करूं तो नॉर्मली हमने बात की कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 70 टू 110 mg पर डीएल। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, एक होता है मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया,
एक होता है सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। माइल्ड की मैं अगर बात करूं, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 50 टू 70 mg पर DL हो तो उसे माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। अगर मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया मींस 30 टू 50 mg पर DL ब्लड ग्लूकोज लेवल हो। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया मींस लेस देन 30 mg पर DL अगर ब्लड ग्लूकोज हो तो उसे हम बोलते हैं सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया में मरीज को नॉर्मली घबराहट होगी, टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, ये सारे देखने को मिलेगा। मॉडरेट में इससे सीवियर फॉर्म में देखने को मिलेगा, जबकि सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में कोमा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड एलओसी, ये सारे हमें देखने को मिलेगा। माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया के मैनेजमेंट के रूप में होम रेडीमेड फूड, घर पे जो भी रेडीमेड फूड देते हैं, शुगर कैंडी वगैरह यूज करते हैं। मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया आईवी फ्लूइड, डेक्सट्रोज वगैरह देते हैं, D5, D25, D50%, ये सारे यूज करते हैं। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में हम यूज करते हैं इंजेक्शन ग्लूकागॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये सारे हम यूज करते हैं सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में। तो ये था हाइपोग्लाइसीमिया। तो आपका सही आंसर जाएगा टेकिकार्डिया में देखने को मिलता है हाइपोग्लाइसीमिया में। बाकी पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया तीनों डायबिटीज मेलाइटस यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया में देखने को मिलते हैं। कुछ मोल रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइसोलेशन प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ पेशेंट विद पल्मोनरी टीबी? पल्मोनरी टीबी में कौन सा आइसोलेशन प्रिकॉशन हम यूज करते हैं? क्या कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, रिवर्स आइसोलेशन या एयरबोर्न प्रिकॉशन? तो सही आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा। कौन सा प्रिकॉशन हम यूज करते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, रिवर्स आइसोलेशन और एयरबोर्न प्रिकॉशन। सबसे पहले आपको प्रिकॉशन कौन कौन से हम यूज करते हैं और किन किन कंडीशन में यूज करते हैं, अगर इनका थोड़ा भी आपको बेसिक प्रीव्यू पता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये दोनों ऑप्शन तो आप इजीली एलिमिनेट कर लेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा। यानी कि कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस और रिवर्स आइसोलेशन, इनको तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस और एयरबोर्न प्रिकॉशन में। सबसे पहले मैं अगर एक एक की बात करूं तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन उनमें यूज करते हैं जिनमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्फेक्टेड पेशेंट से डायरेक्ट रिस्क रहती है इन्फेक्शन होने की। तो यानी कि हमें डायरेक्ट रिस्क रहती है। और डायरेक्ट रिस्क कौन कौन सी कंडीशन में हो सकती है? डायरेक्ट रिस्क हो सकती है MRSA यानी कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, वी वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट है, अगर वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोलाई VRE अगर का इन्फेक्शन है तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन चाहिए। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिली का अगर इन्फेक्शन है तो उसमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन चाहिए। तो ये सारा हमें देखने को मिलता है अगर डायरेक्ट रिस्क हो। जबकि पल्मोनरी टीबी ट्यूबरकुलोसिस फैलता है एयरबोर्न, यानी एयर में इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर ना कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन रहेगा ना रिवर्स आइसोलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या ड्रॉपलेट प्रिकॉशन या एयरबोर्न प्रिकॉशन। तो दोनों की एक आप सेपरेट हेडिंग डालिए। एक साइड आप लिखिए ड्रॉपलेट प्रिकॉशन और एक स्लाइड में आप लिखिए एयरबोर्न प्रिकॉशन। सबसे पहले मैं अगर बात करूं ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस की, तो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन का मीन्स होता है अगर डायरेक्ट एरोजोल से कनेक्ट हो, यानी कि इन्फेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट एरोजोल फ्रॉम पेशेंट, इन्फेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट एरोजोल ऑफ पेशेंट। डायरेक्ट एरोजोल अगर पेशेंट से आए तो हम उसमें ड्रॉपलेट प्रिकॉशन यूज करते हैं। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइज रहती है वो होती है मोर देन 5 माइक्रोन, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो साइज होती है वो होती है मोर देन 5 माइक्रोन।
अगर 5 माइक्रोन से ज्यादा की अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइज है तो ये 1 फीट से भी कम डिस्टेंस में ट्रेवल कर पाएंगे। जनरल सी अगर बेसिक सी चीज देखें, अगर किसी की साइज ज्यादा है तो वो ट्रेवल कम कर पाता है। ओबेज अगर हम एडल्ट में देखें तो कोई ओबेज है तो वह कम दूरी तय कर पा रहा है, अगर कोई पतला व्यक्ति है तो वो बहुत ज्यादा दूरी तय कर पाएगा। आपने देखा होगा मैराथन में जो भी धावक वगैरह होते हैं उनका वेट बिल्कुल नॉर्मल या न्यूट्रल के बराबर होता है। यानी कि अगर इसमें एरोजोल, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर साइज मोर देन 5 माइक्रोन है तो ये लेस देन 1 फीट यानी कि 3 मीटर से भी कम डिस्टेंस तय कर पाते हैं। इस वजह से वहां पे हम ड्रॉपलेट प्रिकॉशन यूज करते हैं। और ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में जो हम मास्क यूज करते हैं वो सर्जिकल मास्क यूज करते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसमें एग्जाम्पल हम यूज करते हैं इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, रूबेला, मेनिंजाइटिस, इन सारों में हम यूज करते हैं ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एयरबोर्न प्रिकॉशंस की। एयरबोर्न प्रिकॉशंस का मीन्स होता है कहीं ना कहीं रिस्क है एयर में, यानी कि हवा से इंफेक्शन होने की रिस्क है। तो एयरबोर्न इंफेक्शन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइज होती है वो होती है लेस देन 5 माइक्रोन। अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइज 5 माइक्रोन से कम है तो वो मोर डिस्टेंस तय करेंगे, यानी कि ज्यादा दूरी वो तय करेंगे, तो वो हवा में इधर उधर घूमते रहेंगे। यानी कि ये मोर देन 1 मीटर यानी कि 3 फीट से भी ज्यादा की डिस्टेंस तय कर सकते हैं और ये इजीली मूव इन एयर, यानी कि ये हवा में इजीली मूव कर पा रहे हैं पार्टिकल्स। तो इसमें जो हम मास्क यूज करते हैं, मास्क हम यूज करते हैं N95। क्वेश्चन ये पूछा गया है एयरबोर्न प्रिकॉशन में कौन सा मास्क यूज करते हैं और ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में कौन सा मास्क यूज करते हैं। तो एयरबोर्न प्रिकॉशन में आपका आंसर होना चाहिए N95 मास्क यूज करते हैं, और ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में हम सर्जिकल, नॉर्मली ट्रिपल लेयर मास्क आता है सर्जिकल मास्क, वो यूज करते हैं। और अगर एयरबोर्न प्रिकॉशन की अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है इसका ट्यूबरकुलोसिस, कोविड-19 वायरस आया था, कोविड कोरोना, उसमें भी हमने N95 मास्क यूज करा था क्योंकि उसमें हम प्रिकॉशन हम ले रहे थे एयरबोर्न प्रिकॉशन। तो आपका सही आंसर जाएगा एयरबोर्न प्रिकॉशन, ना ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन हमने बात की हम यूज करते हैं इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, रूबेला और मेनिंजाइटिस, और एयरबोर्न प्रिकॉशन हम यूज करते हैं टीबी और कोरोना में, यानी कि टीबी एंड कोरोना। ये था क्वेश्चन प्रिकॉशन के रिगार्डिंग। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन हमने बात की कि डायरेक्टली अगर एक्सपोज हो रिस्क होने की तो हम कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन यूज करते हैं। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन जिसमें न्यूक्लियाई की साइज मोर देन 5 माइक्रोन हो वहां यूज करते हैं। एयरबोर्न प्रिकॉशन जहां में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइज लेस देन 5 माइक्रोन हो उस वहां पे हम यूज करते हैं। ये था ड्रॉपलेट प्रिकॉशन और ये था एयरबोर्न प्रिकॉशन। बात करते हैं नेक्स्ट और इंपोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। पढ़िएगा आप एमसीक्यू को। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है which of the following is the most critical nursing action when caring for a patient on mechanical ventilation। यानी कि मैकेनिकल वेंटिलेशन, यानी कि अगर मरीज वेंटिलेटर पे है तो कौन सा मोस्ट क्रिटिकल नर्सिंग एक्शन है, यानी कि हम कौन सा नर्सिंग एक्शन प्रायोरिटी पे रखेंगे। आप इसको ऐसे याद पढ़ सकते हैं, प्रायोरिटी पे रखेंगे। क्या एडमिनिस्टर करना है सेडेटिव एवरी 2 आवर्स, यानी कि 2 आवर्स में सेडेटिव एडमिनिस्टर करना है। मेंटेन करना है कफ प्रेशर बिलो 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O, यानी कि कफ प्रेशर को 10 सेंटीमीटर H2O से कम में मेंटेन करना है। मॉनिटर करना है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के रिगार्डिंग, और कीप द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, क्या मरीज को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा मैकेनिकल वेंटिलेशन पे अगर मरीज है तो कौन सा नर्सिंग एक्शन हम प्रायोरिटी पे रखेंगे। क्या हम सेडेटिव एडमिनिस्टर करेंगे हर 2 घंटे में, या मेंटेन करेंगे कप प्रेशर को बिलो 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O, या मॉनिटर करेंगे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, या कीप द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, या मरीज को हम सीधा लेटाएंगे। तो अगर मरीज इफ पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन, if patient on mechanical ventilator, priority nursing action is monitor या assess for ventilated associated pneumonia, VAP। VAP is most common complication हमें देखने को मिलता है इंट्यूबेटेड पेशेंट में, यानी कि मैकेनिकल वेंटिलेशन पेशेंट में
मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलता है वो वेब देखने को मिलता है। और प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन हमारा ये रहेगा कि हम उस वेब को असेस करें, यानी कि हम उस निमोनिया ना हो उसे हम असेस करें, हम उसे अर्ली आइडेंटिफाई करें और अर्ली मेजर्स को फॉलो करें। एडमिनिस्टर सेडेटिव एवरी 2 आवर्स, 2 घंटे में सेडेटिव को एडमिनिस्टर नहीं करना। एक बंडल हम फॉलो करते हैं उसे हम बोलते हैं वेब बंडल, यानी कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के लिए हम बंडल यूज करते हैं। ये है द बंडल वेब कंपोनेंट। वेब बंडल हम यूज करते हैं, वेब कंपोनेंट, वेब वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया में हम बंडल यूज करते हैं। इस बंडल में हम 5 कंपोनेंट फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चन नॉर्थ सेट मेंस में भी पूछा गया है, लास्ट नॉर्थ सेट मेंस में। तो आप याद रखिएगा कौन कौन से कंपोनेंट हम यूज करते हैं। सबसे पहले एलिवेशन ऑफ द हेड ऑफ द बेड, यानी कि बेड के हेड को एलिवेट रखना है। डेली ओरल केयर विद क्लोरहेक्सिडिन, क्लोरहेक्सिडिन से डेली ओरल केयर करनी है। पेप्टिक अल्सर डिजीज प्रोफाइलैक्सिस, पेप्टिक अल्सर ना हो उस डिजीज को प्रोफाइलैक्टिक मैनेजमेंट करना है। डीवीटी के प्रोफाइलैक्टिक को मैनेज करना है। और डेली सेडेशन वैकेशन, यानी कि जो सेडेशन हम यूज कर रहे हैं उसको वैकेशन यानी कि सीजेशन की तरफ लाना है, यानी कि मिनिमाइज करना है यूज ऑफ सेडेशन, मिनिमाइज द यूज ऑफ सेडेशन। और असेस करना है रेडीनेस टू एक्सट्यूबेट। एक होता है अगर हम ईटी ट्यूब को डालते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंट्यूबेट, और अगर उसको हम निकालें तो एक्सट्यूबेट। वेब बंडल को हमें प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि हम उसे निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए बेड हेड को एलिवेट करेंगे, डेली के ओरल केयर देंगे, डीबीटी के प्रोफाइलैक्सिस मैनेज करेंगे, पेप्टिक अल्सर के प्रोफाइलैक्सिस को मैनेज करेंगे, और डेली हम सेडेशन वैकेशन को प्रमोट करेंगे और असेस करेंगे रेडीनेस ऑफ एक्सट्यूबेट। तो एडमिनिस्टर सेडेटिव, हम सेडेटिव को एडमिनिस्टर ना करके सेडेटिव को वैकेट करते हैं, यानी कि सिजेक्ट करते हैं सेडेशन को। तो ये आपका आंसर नहीं रहेगा। मेंटेन कप प्रेशर बिलो 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O, कप प्रेशर को 10 सेंटीमीटर H2O से ज्यादा रखना है। 15 से 20 सेंटीमीटर H2O का प्रेशर मैनेज करना है। और मॉनिटर फॉर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, तो सही आंसर आपका रहेगा सी, हमें मॉनिटर करना है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को। कीप द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में नहीं रखना है जबकि हेड एलिवेट पोजीशन में रखना है। ये देखो आप, एलिवेट ऑफ हेड ऑफ द बेड पेशेंट, यानी कि बेड के हेड एंड साइड को एलिवेट करना है, ना कि सुपाइन पोजीशन में रखना। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। आपका सही आंसर जाएगा सी, मॉनिटर फॉर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, यानी कि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहेगा कि हमें उसमें वेब को असेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इंडिकेटर ऑफ सेप्सिस इन आईसीयू पेशेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की इंडिकेटर ऑफ सेप्सिस, यानी कि सेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन इन ब्लड या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ब्लड इन आईसीयू पेशेंट। यानी कि आपके पास एक मरीज है जो कि आईसीयू में एडमिट है, उसमें सेप्सिस में कौन सा की इंडिकेटर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मरीज को इन्फेक्शन यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड में प्रेजेंट है तो कौन सा साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। तो जनरली आपने देखा होगा अगर इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन में हमें देखने को मिलता है मरीज को फीवर आता है, इंक्रीज टेम्परेचर यानी कि हाइपरथर्मिया, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ये सारे देखने को मिलते हैं सेप्सिस में। इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, ये सारे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इन ऑप्शन में, क्या हमें ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, क्या हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा, या एलिवेट लैक्टेट लेवल देखने को मिलेगा, या डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारा आपको समझ में आ रहा होता है, चारों एमसीक्यू, चारों ऑप्शन आपको सेम लग रहे होते हैं। आपको ऐसा लगेगा हाँ इसमें ये भी देखने को मिल सकता है, ये भी देखने को मिल सकता है। आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, अगर कौन सा है तो कौन सा क्यों है, और कौन सा नहीं है तो कौन सा क्यों नहीं है। ये सारे अगर चीजें आपको पता होगी तो आप एक एग्जाम्स में अच्छे से टॉप कर पाएंगे। ये सारे एमसीक्यू लाने का मेरा इतना सा सिंपल सा पर्पज है कि आप इन चीजों को अच्छे से समझ सके, आप वो सारी चीजें फॉलो करें जो एक रैंकर फॉलो करता है। आखिर एक रैंकर अगेन एंड बैक टू बैक रैंक ला रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी रही होगी, रैंक लाने की क्या वजह रही होगी,
या वो कौन कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करता है जिससे वो अच्छा हर एग्जाम्स में टॉप कर पा रहा है। वो सारी चीजें अगर आप समझेंगे तो आप भी कोई ना कोई एग्जाम्स में बैक टू बैक आप भी टॉप करेंगे। और यकीन मानो इतना जल्दी इतना आसानी से आप टॉप करेंगे, आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे अपने ऊपर। एक बहुत अच्छी लाइन है किसी शायर के द्वारा, ना हम सफर ना हम किसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, ये वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है सिलेक्शन यहीं से निकलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा, एकदम कॉन्फिडेंस रहे, बिल्कुल आप अपने कर्म पे फोकस करें, जो आप सोच पा रहे हैं जितना आपने याद किया है वही एग्जाम्स में आएगा। फर्क बस इतना सा रहता है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाते हैं, अच्छे से मोटिवेट रहते हैं, उनमें इतनी एंजाइटी नहीं होती है, तो बैक टू बैक परफॉर्म कर पाते हैं। धीरे धीरे आप एग्जाम देंगे, एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बहुत सारे एग्जाम्स में टॉप कर पाएंगे। जो मेरी लास्ट एग्जाम्स में आरएमएल में मेरी एयर 3 ऑल इंडिया रैंक मेरी 3 आई थी, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं मेरे ऑलरेडी मैं सर्विस में हूँ और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं वो सारे एग्जाम्स अच्छे से अटेम्प्ट कर पाता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि मुझे इसमें स्कोर करने की आवश्यकता है। तो आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं, और आप अपने कर्म पे फोकस करें और भगवान पे भरोसा रखें। ऊपर वाला जब भी देगा अच्छे से देगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा। तो आप अपने कर्म पे फोकस करें, चीजों को सीखें, पढ़ें अच्छे से। अगर अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे कौन सा साइन है जो आपको देखने को मिलेगा सेप्सिस वाले पेशेंट में आईसीयू में? ब्रेडिकार्डिया तो हमने बात की, इन्फेक्शन में हमें देखने को मिलता है टेकिकार्डिया, तो ये आंसर नहीं रहेगा, जबकि इंक्रीज देखने को मिलती है हार्ट रेट। हाइपोथर्मिया नहीं देखने को मिलेगा, हमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया। और मैं ये सारी रैंक वगैरह बता के ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं इतने एग्जाम्स में टॉप किया या ये टॉप किया। जो मेरी परिस्थितियां रही होगी, जो मुझे टॉप करना था वो मैं टॉप कर चुका। अभी टाइम आपका है, मैं चाहता हूँ आप भी सारे एग्जाम्स में टॉप करें, आप भी अच्छे से रैंक लाए, और आप अपने घर वालों को वो खुशी दे सके जो वो डिजर्व करते हैं। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप नर्सिंग कराने के पीछे, कि आप एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बने, हर महीने आपकी अच्छी खासी सैलरी क्रेडिट हो। और ये सैलरी 17,000, 18,500, 19,500 ये वह सैलरी नहीं है। आपकी सैलरी आती है 85, 86, 88। प्रायोरिटी भाई जो आप एम्स सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर आप एम्स दिल्ली, एम्स कल्याणी जैसे में, तो एक्स सिटी में तो आपकी 88, 90 प्लस सैलरी रहती है। बाकी सारे एग्जाम नर्सिंग ऑफिसर्स की सैलरी 80, 82, 84 रहेगी। तो ये सारा मोटिवेशन, ये अंदर से एक आग उबलनी चाहिए, एक शोला भड़कना चाहिए कहीं ना कहीं, ना मेरे सीने में ना आपके सीने में, कहीं कहीं भी हो, ये आग जलनी चाहिए। डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज नहीं इंक्रीज देखने को मिलेगी। तो सही आंसर, अगर हम तीनों को एलिमिनेट करें तो भी आप फाइनली पहुंच सकते हैं एलिवेटेड लैक्टेट लेवल पे। अगर आपको पता नहीं है लैक्टेट लेवल क्यों बढ़ा, तो भी आप तीनों को अगर एलिमिनेट करेंगे तो भी आप सी तक पहुंच जाएंगे। अब हम बात करते हैं सी क्यों देखने को मिले। इन्फेक्शन की वजह से हाइपोपरफ्यूजन देखने को मिलता है, और हाइपोपरफ्यूजन में अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा। अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की वजह से लैक्टेट लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा, यानी लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है इन्फेक्शन में। तो कहीं ना कहीं एलिवेट लैक्टेट लेवल देखने को मिलेगा। तो सही आंसर आपका जाएगा सी, ना ब्रेडिकार्डिया, ना हाइपोथर्मिया, ना डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। आंसर सी, एलिवेट लैक्टेट लेवल। अगर ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आता तो मैं श्योर हूं आप गलत करते, या तो आप इसको ब्रेडिकार्डिया करते या डिक्रीज करते रेस्पिरेटरी रेट को। इतना ही फर्क होता है एक रैंकर में और एक नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट में। आपने देखा होगा कोई भी एग्जाम्स हो, आपको 100 में से 60 से 70 नंबर लाने, एक्सेप्ट ये जो स्टेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। अगर नॉर्थ सेट है, नॉर्थ सेट में आप अगर 60 से 62 नंबर लाते तो भी आप एक टॉप क्राइटेरिया में आएंगे। 65, 65, 66 अगर मार्क्स है तो आप अच्छे से टॉप कर पाएंगे। 65, 66 मार्क्स पे कोई ना कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाता है और आप एयर 500 के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो इतने से नंबर लाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, चीजों को अच्छे से समझ के एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है उनको करने की आवश्यकता होती है। तो आप चीजों को कैसे परफॉर्म करना है उस पर फोकस कीजिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ पा रहा हूं, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहा हूं, ये सारी चीजें आप सीखने की कोशिश कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो कौन सा मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। यानी कि आपके पास एक मरीज आया है, उसको उसके कैथेटर लगा हुआ है, यानी कि उसके पेशाब की नली लगी हुई है। अगर पेशाब की नली लगी हुई है तो उसमें कैथेटर से कौन सा यूटीआई हो रहा है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या उसको इरिगेट करें द कैथेटर डेली, यानी कि उसके हम इरिगेट करें कैथेटर को यूजिंग एंटीसेप्टिक कोटेड कैथेटर, यानी कि उस कैथेटर को हम निकाल लें और एक एंटीसेप्टिक कोटेड कैथेटर डाल दें। क्या ये रहेगा आंसर। या रिमूविंग द कैथेटर एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि उस कैथेटर को हम रिमूव कर दें। या एडमिनिस्टर प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, या हम उस कैथेटर को तो वहीं लगा रहने दें जबकि एडमिनिस्टर करें प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूरिनरी कैथेटर या फॉलिक्स वजह से जो यूटीआई हमें देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें हम सिंपल सा फॉर्मूला हैंड वॉशिंग करते हैं प्रायोरिटी पे। सेकंड प्रायोरिटी आपकी रहेगी रिमूव करना है, रिमूव कैथेटर एंड फॉलो प्रॉपर स्टरलाइजेशन टेक्निक। अब बात करते हैं इस ऑप्शन के बारे में, इरिगेट द कैथेटर डेली, ये नहीं करना है। इरिगेट द कैथेटर डेली, इरिगेट कैथेटर का मीन्स होता है जो इरिगेट का कैथेटर का मीन्स होता है जो हमने यहां से डिस्टिल वाटर इंसर्ट किया था, डिस्टिल वाटर एडमिनिस्टर किया था, उसे हम निकाल के वापस इसको हम निकालें और वापस लगाएं, निकालें वापस लगाएं। इसका मीन्स होता है इरिगेट से हम उसके ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट कर पाएंगे। ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं लेकिन हम इसके इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम उसमें अगर जो एनएस हमने जो एनएस नहीं हम डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, जो डिस्टिल वाटर हमने यूज करा है उसको अगर हम वापस डिफ्लेट करके इन्फ्लेट करें, डिफ्लेट करके इन्फ्लेट करें तो हम ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ना कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, यूजिंग एंटीसेप्टिक कोटेड कैथेटर। एंटीसेप्टिक कोटेड कैथेटर हम यूज नहीं करते, यूज करते हैं लेकिन अगर हम प्रायोरिटी पे बात करें तो एंटीसेप्टिक कैथेटर यूज ना करके जो कैथेटर पहले लगा हुआ है हम उसको रिमूव करें तो भी हम यूटीआई को प्रिवेंट इजीली कर पाएंगे। और ये एंटी माइक्रोबियल फॉलिक्स कैथेटर होते हैं जो कि उसमें क्लोरेक्सिडिन या सिल्वर नाइट्रेट, ये सारे एजेंट यूज किए हुए होते हैं, कोटेड लगी हुई होती है इसके ऊपर क्लोरेक्सिडिन की, सिल्वर नाइट्रेट की। तो ये प्रायोरिटी पे नहीं जाएगा, प्रायोरिटी पे आपका जाएगा रिमूविंग द कैथेटर एज सुन एज पॉसिबल। जो आपका कैथेटर लगा हुआ है सबसे पहले उसको रिमूव करें, उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करेंगे कौन सा कैथेटर एडमिनिस्टर करना है, कौन सी एंटीबायोटिक डोज एडमिनिस्टर करनी है। एडमिनिस्टर प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक से हम इन्फेक्शन को कोटी को प्रिवेंट नहीं कर पा रहे। तो आपका सही आंसर जाएगा रिमूविंग द कैथेटर एज सुन एज पॉसिबल। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, विच पीपी इज मैंडेटरी व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद एयरबोर्न प्रिकॉशन। यानी कि कौन सा पीपी हम मैंडेटरी यूज करते हैं विद एयरबोर्न प्रिकॉशन। सर्जिकल मास्क, N95, फेस शील्ड, गाउन एंड ग्लव्स ओनली। अभी हमने बात की कि एयरबोर्न प्रिकॉशन में जो साइज रहती है पार्टिकल्स की, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइज रहती है वो होती है लेस देन 5 माइक्रोन, और उसमें हम एयरबोर्न प्रिकॉशन में जो मास्क यूज करते हैं वह मास्क यूज करते हैं N95। N95 मास्क हम यूज करते हैं टीबी वाले मरीज में और कोविड वाले मरीज में। और लास्ट हमने बात करी थी ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस के बारे में। तो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो साइज थी वह थी मोर देन 5 माइक्रोन, और ये डिस्टेंस कम तय कर पा रहे, इस वजह से इसमें जो मास्क यूज करते हैं वो सर्जिकल मास्क यूज करते हैं या ट्रिपल लेयर मास्क यूज करते हैं। तो एयरबोर्न प्रिकॉशन में सिंपल सा आंसर N95 मास्क यूज करते हैं। अगर आप एग्जाम्स में होते तो आप इसका आंसर सर्जिकल मास्क देकर आ जाते। तो इसका सही से रेशनल जान के आप इतना याद रखिएगा, अगर यहाँ पे एयरबोर्न की जगह ड्रॉपलेट पूछा जाता तो आपका आंसर जाता सर्जिकल मास्क। यहाँ पे एयरबोर्न पूछ रहा है इसलिए आपका सही आंसर जाएगा N95। सर्जिकल मास्क
used in droplet precaution. Face shield, gown and gloves both are used in contact precaution and droplet precaution. प्रायोरिटी पे एयरबोर्न पे जाएगा N95 मास्क। ये थी मेरी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। थोड़ा कॉन्फिडेंस रहिएगा, बिल्कुल मजबूती के साथ आप लड़िएगा, अच्छे से आप पढ़ो, जितना हो सके जितना बेसिक प्रीव्यू पढ़िएगा, और मेरी जो भी क्लास हो एमसीक्यू की आप देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सारे न्यू लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन और रेशनल के साथ, अच्छे रेशनल के साथ। उम्मीद करता हूँ मेरी क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। मेड माइंडसेट विद एलेक्स चैनल आप फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। Thank you for connecting with me. Keep supporting and see you on the next videos, guys. Thank you.